मेरा एक छोटा सा गांव था। मेरे पिता गांव के मुखिया थे। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरती ऐसी कि जो देखता वो बस देखता ही रह जाता। बड़ी हुई तो पापा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि पापा मेरी शादी बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं पापा की वजह से हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ी हूँ। कभी उन्होंने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया है और वो जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक दिन पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने कहा, पापा, लड़का आपकी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उनसे बात करूं तो बस बातें ही करती रह जाऊं, मेरी बातें खत्म न हो। पापा बोले, तू तो बड़ी फिल्मी बातें करने लगी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ा लिखा नौजवान ही तेरे लिए चुनूं। मैंने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे इस बात पे कोई ऐतराज नहीं था कि पापा मेरे लिए लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। अब पापा अक्सर गुमसुम ही रहते थे। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो परेशान बैठे थे पापा। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ है, आजकल आप बहुत खामोश रहने लगे हो। पापा बोले, बेटी बस मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। तुम क्या कहती हो इसके बारे में? मैंने कहा, पापा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मुझे सब कुछ स्वीकार है। पापा ने कहा, मैं तुम्हारी शादी करने से पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे आप वही करें, मेरी मर्जी को मत देखिए। मैं तो अभी नादान हूँ, आप समझदार हैं, आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे वही सही होगा। पापा बोले कि एक लड़का तो है जो तुमसे शादी करना चाहता है बेटी, पर उनके खानदान का कुछ अता पता नहीं है और मैं तो यह भी नहीं जानता कि अभी शादी के लिए वो मानेगा या नहीं। लेकिन लड़का हीरा है। अगर मैं कहूँ कि आज तक उस जैसा खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा तो गलत नहीं होगा। अपनी 65 साल की उम्र में मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस कदर पढ़ा लिखा हो। वह न सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि उसके पास दौलत भी अपार है। पहाड़ों के बीच में उसका घर है और उस घर में उसने बहुत सारी नौकरानियां भी रखी हुई है। तुम सोच नहीं सकते हो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, तुम कितनी खुश रहोगी। अपने पति के घर में यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर पापा फिर से बोले, बेटा मैं तुम्हें एक मामूली सा जमींदार हूँ, मगर वो लड़का बहुत ही ज्यादा धनी है। मैंने अपने बड़ों से सुना है ज्यादा दौलत भी इंसान को बिगाड़ देती है, वरना उस लड़के में और कोई नुकसान नहीं है। मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी उससे न की जाए, बहुत धनी है, उसके पास जमीनों की भरमार है। मैं तो उनके मुकाबले में 1/3 जमीन भी नहीं रखता, वो बहुत अमीर है। पापा उसकी अमीरी और दौलत के किस्से सुनाते तो मेरा दिल भी करता कि मैं उसे देखूं, पर देखती कैसे। मैंने पापा से कह दिया कि पापा आप उसे एक बार घर तो बुलाएं, मैं भी उनसे मिल लूं, मुझे तो पता चले कि वो लड़का किस तरह का है। पापा हंसकर बोले, अरे बेटी तुम कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं गई हो, तुम्हें क्या मालूम कि लोगों की पहचान क्या होती है। बस तुम प्रार्थना करो कि लड़का अच्छा हो। यह कहकर पापा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैं आकर उस लड़के को ख्वाब देखने लगी जिसके बारे में पापा ने मुझे कहा था कि वो बहुत कसमकस का शिकार है। पापा मुझ पे बहुत यकीन करते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़के से मिलवा दे, पर पापा ने मना कर दिया। इरादे मालूम नहीं थे। अगले दिन उनके कमरे में गई तो बोले, बेटी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि कहीं वो रिश्ते से मना ना कर दे। मैंने कहा, पापा पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने पापा से झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने उस लड़के को सपने में देखा है कि हमारी शादी हो रही है, और पापा ऊपर वाले यह सपना मुझे इसीलिए ही दिखाया है कि मैं उसी से शादी कर लूं। पापा मेरी बात पे बहुत खुश हो गए और मुझे सीने से लगाकर बोले, अरे बेटी अब तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। पापा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी
हो रहा था, क्योंकि मैं हर बात अपनी बातों को मनाने के लिए पापा से यही कहती थी कि मैंने सपने में देखा है। पापा मेरी बात अंधा यकीन कर लेते थे, उन्हें अपने बेटी पे भरोसा था। पर फिर खुशकिस्मती के कुछ फैसले ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी मदद ली और वो सही साबित हुई। यूं पापा मुझे किसी चमत्कारी देवी की तरह समझने लगे। मैं पापा के हर फैसले पे उन्हें सलाह देती थी, और बात अगर अध्यात्मक हो तो पापा मुझसे सलाह भी नहीं करते थे। यूं कहे कि वो अपनी बेटी को चमत्कारी देवी मानते थे, पर मैं यह नहीं जानती थी कि यह चमत्कारी देवी मेरे ही गले पड़ जाएगी और मैं जो बात करूंगी वो मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगी। पापा ठीक 1 हफ्ते के बाद उस नौजवान को घर पे बुलाए। मुझसे कहा कि तुम उसे देख लेना। पापा एक माँ की तरह मुझे यह सारी बातें बताते थे, क्योंकि मेरी माँ के सर्ववास को 15 साल हो गए थे। मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। पापा ने भाई बनकर, माँ बनकर, सब बनकर मुझे पाला था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा था कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करेंगे जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे मेरा और कभी मुझे दुख ना दे। तभी पापा ने उस नौजवान को घर पे बुलाया तो मैंने उसकी झुकी झुकी नजरें देखी। मेरे तो होश उड़ गए। वो वाकई बहुत हसीन लड़का था। इससे ज़्यादा हसीन चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। हालांकि गांव में नौजवान शख्स तो होते थे, वो खुद पे खूब मेहनत करते थे और दूध मक्खन खाते, सब कुछ खाते, पर उसमें वो बात नहीं थी जो मासूमियत शराफत इस व्यक्ति में था। इसे देखकर तो मेरा दिल पागल हो गया। जी जहां शर्म के बंधनों को तोड़कर मैं उसके सामने जा बैठूं, वो भी मेरी खूबसूरती को देखकर इसी तरह पागल हो जैसे मैं उसे देखकर हुई हूँ। पर मुझे पापा की इज्जत बहुत प्यारी थी तो मैं खामोश रही। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति चला गया। पापा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने हाँ कह दिया। पापा मुझे आपकी पसंद पे क्या ऐतराज हो सकता है, पर दरअसल मुझे वो लड़का शक्ल का बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर मैंने पापा के सामने अपनी बेचैनी जाहिर नहीं की। और फिर पापा ने मेरा रिश्ता सत्यम चौधरी के साथ कर दिया था। सत्यम चौधरी जाना पहचाना सा था। पापा को बाकी सब रिश्तेदार ने बहुत ज्यादा बधाइयाँ दी, पर सत्यम चौधरी के बारे में ज्यादा कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो वो काफी मशहूर था, उसकी जान पहचान भी काफी थी। यूं मेरी शादी सत्यम चौधरी से हो गई। मैं अपने घर से विदा होकर सत्यम के घर आ गई। यहाँ आकर जिंदगी का एक अलग रूप मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, मेरी तारीफ की, कहने लगे कि मैं तुम्हें जिंदगी में हर खुशी दूंगा, पर उसके लिए एक शर्त है। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी मांग भरी है, शादी नहीं की है, ये जान लो। मैं सत्यम की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। क्या क्या मतलब है? शादी तो हो गई है। नहीं, शादी तुमने मुझसे की है, मैंने तुमसे नहीं की। मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मांग भरी है। अपने पति की अजीब गरीब बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब है? आपने मेरी सिर्फ मांग भरी है? मैं परेशान हो गई। अच्छा फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि तुम मेरी बताई हुई बात पे अमल करोगी। मैं अपने पति देव की बात सुनकर दुखी हो गई। सोचा कि ये बातें सुबह पापा को बताऊंगी, पापा इस मसले का हल निकालेंगे। मैंने सोचा था कि मैं पापा से बात करूं, पर सुबह होते ही मेरे पति ने कहा कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वो मेरे इरादे को भांप चुका था। मैं पापा को बताने वाली हूँ, इसीलिए उसने मजाक का बहाना बना दिया। अगली सुबह पापा मुझसे मिलने के लिए आए और बोले कि बेटी तुम खुश तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इस घर में? मैंने कहा नहीं पापा, सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है।
वो क्या बेटी, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी कर सकता हूँ। पापा ने प्यार से पूछा था। पापा, कभी कभार मेरा आपसे बात करने का अगर दिल करे तो मैं आपसे बात कैसे करूँगी? मेरे पास तो आपसे बात करने का कोई जरिया ही नहीं है। तो क्या बेटी के लिए यहाँ एक डाकिया लगवा दूँ? पापा मजाक में कह रहे थे। पापा, अब तो मोबाइल फोन का जमाना है। नया मोबाइल कितने का मिलता है? इतना भी महंगा नहीं होता। हम तो मोबाइल खरीद सकते हैं। एक मोबाइल आप ले लें और एक मुझे दे दे। जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी मैं आपको फोन कर लूंगी। मेरी बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए और मेरी बात पति फौरन बोल उठा, अरे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पिताजी, मैं आपकी बेटी को जब से यह कहेंगी आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा। फोन तो बुरी चीज है, इससे अच्छे का घर बर्बाद कर दिया है। आप लोग इस गांव में रहते हैं, शहर की जिंदगी देखकर आया हूं मैं। मोबाइल फोन की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। पापा मेरी बात सुनकर पहले ही परेशान थे। मेरे पति की बात सुनकर और डर गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटी, दामाद जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, मोबाइल रिश्तों को तबाह कर देता है। मैं तुम्हारे पति की बात की इज्जत करता हूँ, उसने मुझे यह बात याद दिलाई, वरना बेटी तुमसे कोई चीज प्यारी नहीं है मुझे, मैं तुम्हें मोबाइल ला देता, पैसे की भी फिक्र नहीं मुझे। तुम मुझसे इतने पैसे नगद ले सकती हो और उसे अपने कपड़े बनवा लेना। पापा ने मुझे संतुष्ट करने को कहा। मैं कैसे संतुष्ट होती, शक तो मुझे अपने पति पे ही हो रही थी, जो मुझे मेरे पापा से बातचीत करने नहीं देना चाहता था। अब पति के सामने पापा को ये बातें नहीं बता सकती जो उसने मुझे रात को बोली थी। मैं सोच रही थी कि पापा इसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर मेरी शादी मेरे ही कहने पे कर दिया है। इसका मतलब पापा खुद भी संतुष्ट नहीं थे। मैंने भी तो पापा से झूठ बोला था कि मैंने सपने में देखा है कि हमारी शादी हो रही है। यही सोचते सोचते पापा के जाने का वक्त हो गया। पापा चले गए। मेरे पति ने कहा, अपना सामान पैक करो। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। क्या मतलब कि सामान पैक करूं? मेरे सामान को क्या हुआ है? मेरे पूछने पे मेरे पति ने बताया कि हम कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा, हम कहाँ जाएंगे? वो बोले कि तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। मैं फौरन खुश हो गई। मैंने तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद उसने एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आया, घर के बाहर खड़ी कर दी। मैं उसमें बैठी। मेरे पति ने गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। गाड़ी काफी बड़ी थी। मेरा पति मुझे बाहर शहर से बहुत दूर ले गया। तकरीबन 150 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो काफी ज्यादा देर के बाद तय हुई थी। फिर हम लोग एक पुराने से घर में दाखिल हो गए। यहाँ पे घर संगमरमर के पत्थर से बना था। पत्थरों का बना ये घर ऐसा लगता था कि घर नहीं बल्कि जेल हो। मैं यह देखकर डर गई थी। पुराने जमाने की तकनीक पे बनाई गई यह घर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और इसमें डर भी लग रहा था। मैं उस घर को गौर से देखने लगी। मेरा पति बोला कि तुम इस घर में रहकर परेशान बिल्कुल नहीं होगी, पर मैं तुम्हें एक दिक्कत होगी और वो तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि फिलहाल तुम इस घर में अकेली रहोगी। मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने कहा, कितने दिन? मेरे पति ने कहा, 1 साल। यह सुनते ही मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक खौफनाक लहर दौड़ गई। 1 साल मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मैं तो भूत प्रेतों से बहुत डरती थी। मेरी बात पे मेरे पति हंस पड़े। तुम्हें यहाँ 1 साल रहना है और फिर मौत या जिंदगी? उसकी बात ने मुझे परेशान कर दिया। मौत या जिंदगी का क्या मतलब? आप मुझसे मजाक मत करें। मैंने रोते हुए कहा, मजाक ही तो कर रहा हूँ मेरी प्यारी पत्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बात बात पे डर जाती हो, मुझे तुम्हारा डरना अच्छा लगता है। मेरे पति ने
यह बात बिल्कुल सीरियस होके कही थी, इसीलिए मैं वाकई डर गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। पर यहाँ आने के बाद मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो मुझे अंदर कमरे में ले गया। सब कमरे सजे संवरे हुए थे। 3 कमरे थे, तीनों बिस्तर लगे थे। मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों है, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बुरी तरह धड़क रहा था। खैर कुछ वक्त हमने साथ गुजारा, खाना खाया, फिर वो वापस चला गया मुझे यहीं छोड़कर। मैं दरवाजे को पीटती रह गई, मगर वो दोबारा वापस नहीं आया। यहाँ तक कि वो पूरे 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन बाबा आए जो मेरी सेवा पानी कर रहे थे। वो मुझे सुबह शाम खाना दे जाते। मैं परेशान होती, रोती रहती, मगर ना मेरे पति आया ना मेरे पापा। मेरी खबर ली। पापा कैसे खबर ले सकता था? मेरे पापा को तो कहाँ पता था कि मैं किस जगह पे हूँ और किस हाल में हूँ। दिन गुजरते गए। एक दिन एक औरत उस बाबा के साथ इस घर में आई और बोली कि तुम्हें चेक करने आई हूँ। मैंने कहा क्यों? मुझे कोई बीमारी तो नहीं? पागल शादीशुदा औरतों को औलाद के लिए चेक किया जाता है। फिर उसने मुझे लिटाकर न जाने कैसे कैसे चेक किया। खुशी से बोली, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा, और बच्चा भी ऐसा कि तुम्हारा पति तुम्हारी शिकायतों को खत्म कर देगा। तुम एक आजाद औरत बनकर जियोगी। मैं उसे घूरकर देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरा बच्चा न हो तो क्या मैं यहीं कैद रहूंगी? कैद नहीं रहोगी। खैर छोड़ो। यह कहकर उसने अपना सामान वाला बैग पैक किया और बाहर जाने लगी। मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की, पर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद के कुछ दिन गुजरे, मैं नहीं जानती। 3-4 महीने के बाद मेरे पति ने अपनी शक्ल दिखाई। वो बहुत खुश था। बोले कि माफ कर दो, मैं अपने कारोबार के मामले में बिजी था, तुम्हारी खबर नहीं ले सका। लेकिन मुझे मेरे नौकरों ने बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हारी तबीयत मालूम करने के लिए आया हूँ। मैं अपने पति की तरफ देखकर नफरत से मुंह फेरने लगी। वो बोला, मुझे नफरत ना करो, मेरी मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। मैंने कहा, भले नसीब हो या ना हो, पर मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पति का अंदाज एकदम से सख्त हो गया और बोले, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। जिंदगी में इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या ही है? मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया हूँ और तुम्हें एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं कहा। उन्होंने फल और सब्जियां मेरे पास रखते हुए कहा, तो मैंने कहा, मैं अपने पापा के घर में ऐसे रहती थी, पापा की इकलौती बेटी थी, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे दौलत की खातिर नहीं, आपके पढ़े लिखे होने और आपकी खूबसूरती को देखकर आपसे शादी की थी, मगर मुझे से बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपसे शादी करके यहाँ आ गई, वरना मैं पापा के घर में आराम से रह रही होती। मेरा पति मेरी बातें सुनकर बहुत बोर हो रहा था। वो बार बार मुझे कह रहा था कि मैं बहुत व्यस्त था। मैं समझ गई कि मेरा पति प्यार से ही बात मानता है। फिर मैंने अपना रवैया बदल लिया। मैंने कहा, भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, यहाँ पे भला कैसे रहूंगी? मेरा पति मेरी बातों में आ गया, बोला कि ठीक है, मैं कल ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। वो मुझे यहाँ से ले गया। उसने मुझे अपने घर में रखना शुरू कर दिया। पापा भी मुझसे मिलने आए, पर एक सवाल मेरे दिमाग में ही रहता था कि आखिर मेरे पति ने मुझे वहाँ क्यों कैद करके रखा था? फिर मेरे साथ उनका रवैया कैसे बदला? पर इन सब सवालों को सोचने के लिए वक्त चाहिए था, जो मुझे मिलता नहीं था। पापा कहते कि तुम अपने
बच्चों का ख्याल रखो, बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा पति भी बदल जाएगा। और फिर ऐसा हुआ ही। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसके घर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत महंगा जोड़ा लाकर दिया और बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो। अब मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा कि तुमने बेटा पैदा कर दिया है, तुमने शादी करूंगा। मैंने कहा, आप होश में तो है, हमारी शादी तो हो चुकी है। बोले कि भले हमारी शादी हो गई है, पर अब जो शादी का जश्न मनाऊंगा वो ना ही तो तुम्हारे गांव वाले ने कभी देखा होगा और ना ही कभी तुम्हारे घर वालों ने। मेरे माँ बाप ने भी फिर अपने पति की बात को पूरा किया। उसने मुझे लाल सुर्ख और महंगा जोड़ा पहनने को दोबारा दिया। दुल्हन बनकर मैं बैठ गई और फिर ऐसा जश्न मनाया कि वाकई में हैरान रह गई। 15 दिन तक हमारे घर में जश्न मनता रहा। मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार न्यौछावर किया। मेरे पापा बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। औलाद तो ऊपर वाला हर किसी को देता है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के लिए औलाद इतना बड़ा तोहफा होगा और वो उसके लिए इतना खुश भी होगा। मैंने एक बेटे को पैदा किया था, बस उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। पर मैं अपने पति से एक सवाल पूछना चाहती थी कि उसने मुझे 4 महीने तक कमरे में बंद क्यों रखा, इसीलिए क्या वजह थी, और अगर मेरा बच्चा पैदा न होता तब क्या होता। मैंने अपनी पति से इस सवाल का जवाब बहुत बार मांगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं अपनी कामवाली से बातें कर रही थी कि मेरे पति आ गए। मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और कामवाली के चेहरे का रंग बदल गया। वो डर गई और फौरन वहां से भाग गई। मेरे पति ने भी बहुत गुस्से से कहा कि इन कामवालियों से दूर रहा करो, बातचीत न किया करो। उस वक्त मुझे शक हुआ था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा भी क्या है जिसे मेरा पति हमेशा छुपाता रहता है। जब मैंने कामवाली को पैसे का लालच दिया, बहुत कोशिश करने के बाद उसने मुझे जो सच बताया, मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरी बात मेरी कामवाली की जान की न होती तो मैं मन ही मन उसे मार डालती, मैं अपने पति को छोड़ दूं। कहने लगा कि आपको मैंने यह राज बता दिया है। मैंने कहा, आपने मुझ पे एहसान किया है, पर यह जान ले कि आप जैसे ही अपने पति से इस बात की नाराजगी जताएंगी, उनको मालूम हो जाएगा कि आपको यह बात मैंने बताई है और यह हकीकत कि इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। दरअसल मेरे पति ने 2 शादियां पहले ही की थी, पर वो दोनों औलाद ना दे सकी। उसने जबरदस्ती तलाक लेकर उन्हें अपने नौकरों से शादी करवा दिया और उसे घर में कैद कर दिया। वो बेचारी अपनी जिंदगी से तंग आ गई है, मरना चाहती है। उनके घर वालों को भी उनके बारे में नहीं पता। उन्हें औलाद न पैदा करने की सजा मिली थी। कमी तो मेरे पति में था, भगवान जाने क्या कमी था। मेरे साथ उसे औलाद कैसे हुई यह भी मैं नहीं जानती। शायद मेरी प्रार्थना से हुई। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया, वरना अगर मेरे पति को औलाद न होती तो वो अपना इज्जत कराने की बजाय मेरी शादी भी किसी नौकर से कर देता और खुद दूसरी शादी कर लेता। उसे लगता था जैसे वो सबकी सेवा कर रहा है, अपने नौकरों को भी खुश कर रहा था और अपने माँ बाप को भी। वो सब लड़कियों के बारे में मैंने नहीं सोचा था जिनकी जिंदगी वो बर्बाद कर रहा था। यह मेरे पति का बहुत बड़ा राज्य है जो अगर मैं अपने पापा को बता दूं तो हालत बिगड़ जाएंगे। अगर कामवाली का नाम आएगा तो उसकी भी जान चली जाएगी। और फिर मैं सोचती हूँ कि अब तो मेरा बेटा भी हो गया है, मैं अपने पति को इस राज को खोलकर क्या ही कर लूँगी। आपका क्या ख्याल है? मुझे अपने पति की बात लोगों को बतानी चाहिए या फिर इस बात को नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।